अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक। और जुमे के दिन की ख़ास बात यह है कि ये दुआओं का दिन होता है और ये वो दिन होता है जिस दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें आपकी एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। वैसे तो अल्लाह ताला मेहरबान है, रहमान है, आपकी हमारी सारी दुआएं कबूल फरमाता है। तो आज का दिन नेकियों के साथ स्टार्ट करें, आज के दिन की शुरुआत जो है अच्छी शुरुआत करें ताकि आज के दिन आपको नेकियां कमाने का मौका मिले और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जो है अपने दिन का आगाज़ किया करें। और स्पेशली जुमे वाले दिन आप लोग हमें भी दुआओं में याद रखा करें। और डेफिनेटली जब हम दुआ करते हैं तो हम भी अपने तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ करते हैं कि उनके घरों में जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला उनको सॉल्व करे और उनके तमाम मसले मसाइल जो है वो हल करे। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि विंटर सीज़न में हम हमेशा आपके साथ में रेमेडीज़ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या फ़ैशन जो है वो चल रहा है और क्या क्या चीज़ें जो है वो आप ख़रीद सकते हैं, कहाँ पर सेल लगी हुई है, कहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं। तो मैं आपके साथ में ना आज एक बड़ी ज़बरदस्त शॉपिंग टिप जो है वो शेयर करती हूँ और मुझे लगा कि ये ज़रूर अपने नाज़रीन के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, सिटी एट 10 के तमाम फैंस के साथ में शेयर करनी चाहिए कि जब भी आप जाते हैं विंटर सीज़न में, जब आप देखते हैं कि सेल लगी हुई होती है और ये सीज़न जो है बिल्कुल आ रहा होता है और समर जो है वो जारी होती है, तब ज़रूर जाकर आप सेल से चीज़ें ख़रीदा करें। उसकी रीज़न ये है कि यही चीज़ें जब आपको नेक्स्ट ईयर आप लेने जाते हैं तो इन्हीं के जो डिज़ाइंस हैं वो रद्दोबदल करके आपको नेक्स्ट ईयर मिल रहे होते हैं। तो जब ऑफ सीज़न होता है और एक सीज़न जा रहा होता है और दूसरा सीज़न आ रहा होता है और आप देखें कि अभी बहुत सारी जगहों पर जो सेल लगी हुई है वो लॉन के ड्रेसेस पर लगी हुई है और ये इस तरह के लॉन के ड्रेसेस होते हैं या इस तरह के ये समर के कपड़े होते हैं जो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये टाइम आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि इस टाइम पर अगर आप चाहें तो जो लॉन के ड्रेसेस हैं वो सेल में ले सकते हैं और उसमें वाकई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि अब जो विंटर कलेक्शन आएगी उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें सेल में नहीं मिलेंगी, फिर उसके लिए आपको बचत बाज़ारों का रुख करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गर्मियों की शॉपिंग अभी कर लें तो आप दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लॉन की बहुत सारी कुर्तियाँ, लॉन के बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस बड़ी बड़ी ब्रांड्स पर जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको जब गर्मियाँ आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। और ये एक शॉपिंग टिप होती है जो कि ख़वातीन, बहुत सारी समझदार ख़वातीन जो हैं ये ज़रूर करती हैं और फिर उनके पास इस तरह से लॉन के ड्रेसेस की कलेक्शन जो है वो मौजूद होती है। और सेम लाइक आप जब ये विंटर सीज़न जा रहा होगा तो इसमें जब विंटर के कपड़ों पर सेल लगेगी तो वो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। कुछ ऐसे जैकेट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑफ सीज़न में आपको बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं। चलें जी, ये अगर आपने करना है तो ज़रूर करें क्योंकि मौके से फ़ायदा उठाएं, सेल लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़। तो जनाब, हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं आज? हमारी जो टॉप स्टोरी है उसमें आज हम बात करने लगे हैं बिलावल हाउस के करीब चोरी हुआ सेफ सिटी कैमरों का जो खाली बॉक्स है वो अब प्लॉट से बरामद हो गया है। अच्छा जी, अब कराची में बिलावल हाउस चौरंगी के करीब से चोरी होने वाला जो सेफ सिटी कैमरों का ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था ये खाली प्लॉट से मिला है। अब पुलिस जो है CCTV फुटेज समेत दीगर शफायत की मदद से इसकी तहकीकात कर रही है। लेट्स सी कि आगे क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है कि जनाब वज़ीर बल्दियात कराची के मेगा मंसूबों की ज़ाती निगरानी करें और ये ऑर्डर्स दिए हैं वज़ीर आला सिंध ने। तो नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं अब उनको ये ऑर्डर मिल गए हैं कि जितने भी ये मंसूबे हैं उनकी निगरानी की जाए, अच्छे से उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और हर माह यानी हर महीने जो है वो इस पर जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है, पेशरफ रिपोर्ट है, वो पेश करेंगे। अच्छा जी, फिर बात कर लेते हैं लाइट हाउस में लगी आग जिसमें 70 से ज़ायद जो है वो आर्जी दुकानें और पथारे खाकिस्तर हो गए। अच्छा जी, कराची का ये लाइट हाउस है जहाँ पर लेडी डफरन अस्पताल के करीब जो आग लगी थी तो इसमें ये सारा नुकसान हुआ है। जो वहाँ पर बचत बाज़ार थे उनकी 70 से ज़ायद जो है वो आर्जी दुकानों और पथारों को राख में बदल दिया इस हादसे ने। और जब इतला मिली तो डेफिनेटली वहाँ पर पुलिस, फायर ब्रिगेड जो है पहुँचे और फिर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँची। आग की शिद्दत के बाइस जो है मज़ीद फायर टेंडर्स जो हैं वो तलब किए गए हैं। इसके हवाले से जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी की। दैट्स द मेन यूनिवर्सिटी इन कराची। और आप देखें कि कराची यूनिवर्सिटी में एक महीने के अंदर जो है वो कुत्तों के काटने के वाक़यात कैंपस में बढ़ते जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक जो है ये वाक़यात हैं कि लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। डॉक्टर हसन और जो हैं उन्होंने इस हवाले से आवाज़ उठाई है और उन्होंने यही कहा है कि इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो है ना वो 4 वाक़यात अब रिपोर्ट हो चुके हैं। और अब जो कमसिन एक बच्ची है जिसका नाम है हुरैन, उसको कराची यूनिवर्सिटी क्लिनिक पार्किंग में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जबकि उसी दिन 5 साला बच्चे को भी जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया।
तो उन्होंने ये कहा कि अब इसकी जो डॉक्टर हसन औज हैं उन्होंने कहा कि अब इस ज़रूरत पर ज़ोर देने की ज़रूरत है कि भाई इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और यहाँ पर जो इंतज़ामिया हैं, जो हुकाम बाला हैं, उनको होश आना चाहिए, कम से कम प्लीज़ वेकअप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि कराची कैंट स्टेशन जदीद सहूलियात के लिए तैयार है और दैट्स अ बिग न्यूज़। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो दौरा करेंगे ऑलमोस्ट 15 नवंबर को, जो है उनका ये विज़िट जो है मुतवक्के है। बेस्ट विशेस और इस तरह की डेवलपमेंट और तरक्की होती रहे तो क्या बात है जी। तो फिर क्या होगा यहाँ पर डेवलपमेंट में, क्या होगा जी? मार्की है, एयर कंडीशन CIP है, लॉन्जेस हैं, फैमिली वेटिंग जोन्स हैं, फिर खुद कार सीढ़ियाँ भी हैं, ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीनें भी हैं यहाँ पर, फ्री वाईफाई जैसी सहूलियात भी हैं। तो भाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस कि भाई ये सब कुछ होने जा रहा है कराची कैंट स्टेशन पे। यू नो हम भी थोड़ा अब जदीद होते जा रहे हैं, हम भी थोड़ा तरक्की की जानिब गामजन है। दैट्स रियली गुड न्यूज़। अच्छा जी, अब वो लोग जो कि इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शारे फैसल पर जो है वो कोई रफ्तार तो दी भी नहीं है, कोई तयन तो किया ही नहीं है कि कितनी रफ्तार से गाड़ी चलानी है, तो उन लोगों के लिए ख़बर यह है कि शारे फैसल पर अब रफ्तार की हद जो है वो तय कर दी गई है। साइन बोर्ड्स भी लगा दिए गए जी आपकी सहूलत के लिए। तो अगर आप कार में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी, जबकि अगर आप हैवी व्हीकल पर हैं, बस पर हैं, ट्रक पर हैं, तो 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार मुकर्रर की गई है। अब जो गाड़ियां हद से तजावुज़ करेंगी तो जाहिर है वो कैमरे में आएंगी, उनका चालान भी होगा। अच्छा जी, एक और अहम खबर, कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरमीमी बिल्स 2025 मंजूर कर लिए हैं, जिनके मुताबिक आर्मी चीफ का ओहदा अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का होगा और मुद्दत 5 साल होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है, जबकि कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ के मुताबिक आर्मी चीफ पाक फ़ौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतज़ाम करेंगे और नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छी खबर, हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 के मुकाबले में 2 से शिकस्त दे दी है। ढाका में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और अफराज ने 2-2 गोल स्कोर किए। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। टॉप स्टोरीज तो हो गई हमारी, अब मौसम जो है उसकी क्या स्टोरी है? मौसम ये है भाई कि कराची में जो कराची हाइट्स है अब तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से कड़ाके की सर्दी आ जाए और फिर वो अपने स्वेटर निकाल लें, क्योंकि सब घरों में ऐसी हो रहा है कि सबकी अम्मियाँ, सब लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि भाई अब ये प्रॉपर स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है, प्रॉपर जो है वो विंटर वेकेशन की ड्रेसिंग करने का टाइम आ गया है। यस, इट इज़ द राइट टाइम। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठंड नहीं लग रही है और वो ये कहते हैं अभी ठंड नहीं आई है, अभी तो आएगी ठंड। ये कोई ठंड होती है? तो भाई जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, उनके लिए विंटर सीज़न कराची में स्पेशली अब शुरू हो चुका है। तो शहर का सुबह रात का जो मौसम है वो सर्द है। इसके अलावा कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी खुश्क हवाओं की रफ्तार कम, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ताकि आपको पता चल सके और आपने कहीं बाहर जाना है तो उस हिसाब से आप ड्रेसिंग भी कर लें और अपना प्लान भी जो है वो तरतीब दे लें। तो हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो गई है वेदर फोरकास्ट। ये है जी, 11 बजे रहेगा 26 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे रहेगा 27 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 29 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 30 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे चलते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि वेजिटेबल के प्राइस जो हैं वो क्या हैं। तो जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल के प्राइस शेयर करते हैं। और जितनी भी ख़वातीन सब्जियां लेने जाती हैं और सिटी एट 10 देखती हैं, यकीन करें वो अब आदी हो गई और उन्हें पता हो गया है कि भाई क्या प्राइस हैं सब्जियों के, और फिर वो जो ग्रॉसरी करने जाती हैं तो फिर वहाँ पर देखभाल के लेती है। टमाटर है 81, इसके बाद जो है आलू जो है वो 63 पर है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जनाब लहसुन आ गया 288 पर, फिर उसके बाद जो है क्या है हमारे पास, अदरक है 345 पर, फिर उसके बाद गाजर जो है 138 पर है, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट तुरई जो है वो 92 पर है, फिर उसके बाद जो है लौकी जो है 92 पर है, अगेन व्हाट वी हैव फूल गोभी 69, और फिर इसके अलावा जो है खीरा 120 पर है, और क्या है जी, भिंडी आ गई 161 पर, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है प्याज जो कि 127 पर है। तो ये तो हो गए हमारे वेजिटेबल प्राइस और इसके रेट्स। अभी बताते हैं आपको कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट में है अहम समातें, अहम हेयरिंग्स, और आज जो है गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होने जा रही है। सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। और सोना जो है वो क्या हो गया है, आलमी मार्केट में सोना $83 महंगा होकर $4260 फ़ी औंस पर
ऊपर आ गया और 1 तोला सोना 8,300 रुपये महंगा होकर 4,43,062 रुपये का हो गया है। 1 तोला चांदी 228 रुपये इजाफे से 5,662 रुपये पर पहुंच गई है। जल्दी से चलते और आपके साथ में जो है वो करेंसी रेट्स शेयर करते हैं कि करेंसी रेट्स क्या हैं, और थोड़ी सी देर में आपको हम बताएंगे करेंसी रेट्स हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएंगे। इसके अलावा आपके साथ में हम जितनी भी सिटी अपडेट्स शेयर करते हैं ना, उसके लिए जो आप हमें मैसेजेस भेजते हैं उसका बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो जो है वो 335 पर है, कुवैती दिनार 92 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव ऑलमोस्ट अभी कौन सी जो है वो करेंसी आने वाली है। सो वी हैव यूके पाउंड 383 और सऊदी रियाल 76। इसके अलावा यूएई जो है वो 77 और यूएस डॉलर जो है वो है जनाब 392 पर। अच्छा जी, इसके अलावा जो है मुझे दोबारा से अगर मैंने प्राइस थोड़ा सा वो किया है तो मुझे दोबारा से बताइएगा कि यूएस डॉलर जो है वो किस पर है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं सेहत के मैदान से जो है वो ख़बर। अच्छा जी, अब सेहत के मैदान से जो ख़बर है वो कुछ इस तरीके से है कि सिंध को खसरा और रुबेला जैसी मूजी बीमारियों से महफूज बनाने के मिशन के सिलसिले में वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में कराची समेत सूबे भर से नवंबर से शुरू होने वाली जो वैक्सीनेशन मुहिम है उसकी कामयाबी जो है वो जारी है। अच्छा, अब क्या है कि महकमा सेहत ने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों को लाजमी वैक्सीन लगाएं ताकि इन अमराज के फैलाव को मौसर तौर पर रोका जा सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं ई मार्किंग का सिस्टम। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ना, प्लीज़ वेकअप वेकअप वेकअप, क्योंकि सिंध भर में मैट्रिक और इंटर इम्तहानात के लिए ई मार्किंग का जो मंसूबा है वो 4 दिसंबर को कराची में लॉन्च होगा, जिसमें मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड जो हैं वो शिरकत करेंगे। वफाक सिंध को स्कैनिंग, बारकोड और QR कोड पर मबनी सॉफ्टवेयर फराहम करेगा जिसका इस्तेमाल 2026 के इम्तहानात में किया जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं जल्दी से दालों के प्राइस। अच्छा, जो माश है उसकी प्राइस है 360 और इसके अलावा जो है मूंग की दाल जो है वो है 335 एंड वी हैव दाल चना 275, फिर काबली चना जो है 295, फिर काला चना जो है वो 250, फिर बेसन जो है वो 280 पर है। अच्छा जी, अब आ गई है जी पोल्ट्री आइटम्स। और चिकन कौन कौन खाता है? वैसे चिकन ना हम सभी शौक से खाते हैं और जो सर्दियाँ हैं उसमें अंडों का इस्तेमाल भाई बहुत आप अच्छे तरीके से करें। अंडे खाएं, पराठे खाएं, जान बनाएं और ये ना किया करें कि भाई डाइट पर है, डाइट शाइट ना करें। साथ साथ ये चिकन और पोल्ट्री के रेट भी सुन लें। जो मुर्गी है ब्रायलर, जिंदा मुर्गी जो है ब्रायलर, वो है 334 पर और ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है वो है जनाब 505 पर और अंडे जो हैं फार्मी अंडे फ़ी दर्जन वो हैं 338 पर। तो ये जनाब मैंने आपको रेट्स भी बता दिया और अगर आपने नाश्ता करना है और इस हिसाब से नाश्ता करना है, बहुत सारे अफराद हैं तो उनके लिए रेट्स जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ कितने की ले सकते हैं। तो जनाब खुल के नाश्ता करें, अच्छा नाश्ता करें और नाश्ता अच्छा करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। बेशक फिर बाकी जो डाइट है आपकी वो आप पोर्शंस के अंदर कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा खाएं और पानी की इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें, वाटर इंटेक रखना बड़ा ज़रूरी है। तो हेल्दी रहें, फिट रहें, फाइन रहें। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टॉप स्टोरीज़ के लिए ज्वाइन करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई इस सेगमेंट में खुश आमदीद जिसमें हम जिक्र करते हैं टॉप स्टोरीज़ का और आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या हाईलाइट्स है। तो इस पर बात करने के लिए खुर्शीद भाई ने हमें ज्वाइन किया, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है और खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे टेलीविज़न के जो नाज़रीन हैं वो भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा जो सिटी एट 10 है बहुत सारे लोग देखते हैं और उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी हमें आता है कि भाई आपने ये गुफ्तगू की, ये वाला आपने मशवरा दिया, इस पे आपने तनकीद की और ये आपने एडवाइस की। तो हाँ, ये हमारे व्यूवरशिप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपकी पूरी टीम से मोहब्बत करते हैं। आपकी पूरी जो टीम है, प्रोड्यूसर है फाद भाई हैं, हमारे सऊद भाई हैं, शुमाइला है, तमाम लोग इस शो की कामयाबी के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। जी जी। तब कहीं जाके ये शो हमारा जो है वो नाज़रीन देखते हैं जी। और सिटी एट 10 और सिटी 21 जी, ये वो टेलीविज़न चैनल है कि जिसमें कराची की हर आवाज़ जो है वो इस पर आती खबर है। डिस्कस की क्योंकि जाती है। नेशनल टेलीविज़न चैनल के ऊपर तो कराची जो है वो एक सतही बुनियाद के ऊपर जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन हम आवाम के वो बुनियादी मसाइल को भी हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाते हैं और उन मसाइल का हल भी बताते हैं कि भाई हाँ ये होना चाहिए। और बहुत आप देखें कि एक
कुरंगी, इब्राहिम हैदरी तक के जो इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके कह सकते हैं आप उनको, वहाँ हम पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद हमारे कॉरस्पॉन्डेंट जितने भी हैं वो निशानदेही करते हैं इन मसाइल की। हाँ, वो सेवरेज हाँ बिल्कुल, मतलब हर खबर पर सिटी 21 की नज़र होती है और सारी खबरें जो है सिटी 21 आप तक पहुंचाता है और आपको बाखबर रखता है, आपको बताता है कि कहाँ किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं जनाब कराची यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये खबरें तो हम आपको देते ही रहते हैं। अच्छा, जैसे ही मैं जिक्र करती हूँ ना कि CKG जामा कराची की बात कर लेते हैं, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, इन तमाम तर चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो लोगों के जहन में ये आता है कि शायद कोई तलबा तंजीमें होंगी जो आपस में लड़ गई होंगी, शायद कोई और इशू होगा, कोई एडमिशन का इशू होगा, कुछ और इशू होगा। लेकिन अब ये इशू है कि कराची यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी बहुतात हो गई है और वो लोगों के लिए वबाले जान बन गए हैं। अब इस हवाले से इक़दामात करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो डॉक्टर हसन औज मौजूद होते हैं उन्होंने इस हवाले से बात की है, वो वोकल हुए ना, आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा कि भाई इस मसले का हल होना चाहिए। और अगर एक ऐसी जगह है जो कि पढ़ने लिखने की जगह है जहाँ तलबा और तालबात आते हैं, वहाँ पर तो कम से कम इतनी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। वैसे तो ये पूरे शहर का ही हाल है कि हमारा कुत्तों की जो है वो भरमार है जी। और बहुतात है। सरगर्दगी जो केसेस हैं जी उसमें भी होशरुबा इजाफा हुआ है और गली महलों में इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं वो घूम रहे होते हैं और लोगों को काट रहे होते हैं। और जहाँ बात आई कराची यूनिवर्सिटी की, देखें वो मादरे इल्मी है, उसने बड़े नामवर शख्सियात उस मादरे इल्मी ने पैदा की हैं और वो इल्म का एक ऐसा मंबा है, इल्म का एक ऐसा दरिया है, समंदर है जिससे मुस्तकिल इल्म की शम्मा जो है वो रोशन हो रही है और इल्म की किरणें फूट रही हैं। सही। और वहाँ से हर साल हज़ारों नौजवान जो है वो तालीम याफ्ता होकर जो है वो निकल रहे हैं और उस मुल्क की इदारों के खिदमत में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। तो अगर कराची यूनिवर्सिटी की ये सूरत हाल है तो मैं समझता हूँ इसमें वफाकी हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और सूबाई जो वज़ीर सेहत है वो भी और सूबाई वज़ीर तालीम जो सैयद सरदार शाह साहब हैं वो भी और जो यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड के जो चेयरमैन है इस्माइल राहू साहब, उनको भी इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए एक तालिब इल्म का नुकसान होना पूरी कौम का नुकसान होना है। तो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता किसी तालिबा को या तालिबात को या तलबा को कोई काट ले कोई आवारा कुत्ता, तो उससे नुकसान हो सकता है। और फिर उसकी वैक्सीनेशन का इशू जो है ना वो बड़ा अहम है। बज़ औक़ात जो है वो सरकारी अस्पतालों में वो वैक्सीन मौजूद है, यानी एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन होती है। तो मैं समझता हूँ तलबा और तालिबात की हिफाजत के लिए, उनको सिक्योर बनाने के लिए सिंध हुकूमत को इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और इस पर कोई हिकमत अमली बना के वहाँ पर डॉक्टर्स को भी डिप्यूट करना चाहिए। और ये जो टीम है हमारे यहाँ तो वो कोर्ट में भी केस चला गया था ना, जो आवारा कुत्तों को मार रहे थे और वो पकड़ रहे थे, तो उस पर वो कोर्ट में भी केस चला गया था। तो अब इस पर कोई, मैं समझता हूँ कोई वजारत तालीम को इस पे कोई सोचना चाहिए, इस पे कोई सोचना चाहिए। अच्छा, इशू ये होता है कि जिस जगह आप तालीम हासिल करने जाते हैं, जो कैंपस होता है, वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी होती है और लोग इसी वजह से जाते हैं कि भाई यहाँ पर हम तालीम हासिल करने गए हैं। अगर वहाँ पर भी इस तरह की नेग्लिजेंस होगी तो स्टूडेंट कहाँ, मतलब कि क्या एनवायरनमेंट क्या है हमारे स्टूडेंट के लिए, ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है। पहले ही जो है वो इतनी खबरें सामने आती रहती हैं, लोग जो है वो रिजल्ट आते हैं, नताइज आते हैं, उसके ऊपर एहतजाज करते रहते हैं एंड ऑल दैट। और इसी से एक और ख़बर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि सिंध में मैट्रिक और इंटर के जो इम्तहानात हैं, अब उनके लिए ई मार्किंग का मंसूबा 4 दिसंबर को कराची में लॉन्च होने जा रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ई मार्किंग का जो सिस्टम है वैसे तो पूरे निज़ाम तालीम के अंदर ही तब्दीलियों की ज़रूरत है। सही। और वो तब्दीलियाँ ऐसी तब्दीलियाँ हैं जिनका होना अशद ज़रूरी है। ठीक। मिसाल के तौर पर आप ये कह लीजिए कि इस मुल्क में एक निसाब, एक निज़ाम, एक तालीम नहीं है, होनी चाहिए। आप क्यों एक जो है वो 50,000 रुपये कमाने वाला जो शख्स है वो क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है? उसका बच्चा जो है वो ओ लेवल्स नहीं पढ़ पा रहा, उसका बच्चा जो है वो ए लेवल नहीं पढ़ पा रहा, उसका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ पा रहा। सरकारी स्कूलों की सतह मैं समझता हूँ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वहाँ पर तालिब इल्म बैठ के वहाँ पर मसावी हो। देखिए, इस्लाम ने भी बुनियादी तौर पर मसावी हुकूक का जो है वो पैगाम दिया है। तो हमें इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने निज़ाम तालीम पर फोकस करना होगा। और जब तक हम इस निज़ाम तालीम पर फोकस नहीं करेंगे तो देखें फिर मुल्क की जो तालीम का जो निज़ाम है वो इसी तरह ख़राब होता रहेगा। और फिर इसी तरह जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम के ऊपर भी खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर हमने उस पर तवज्जो नहीं दी, बदकिस्मती से कह लीजिए आप, इसको आलमिया कह लीजिए, इस पर जितना नुहा पड़ा जाए उतना कम है कि हमारा निज़ाम तालीम
उस तरह का तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह नहीं नहीं है है, जो हाँ। होना चाहिए। होना अब इसमें चाहिए, मुस्तकिल आप इस्लाहात लेकर आते रहेंगे, हाँ। लेकिन बुनियादी जो स्ट्रक्चर है हाँ। उसकी रिफॉर्म्स पे काम नहीं करेंगे तो किसी भी इस्लाहात की वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए। जो मिलने चाहिए। बात सारी यही होती है ना कि जब आप रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं ना, तो रिफॉर्म्स इस तरह के होते हैं कि वो बाकी लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हों। अब ई चालान कोई देख ले ना कि उसके ई चालान जब से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है तो कितने रिजर्वेशन सामने आ रही है। तो अब जो ये स्टूडेंट होते हैं ना, इनको एक ऐसा माहौल चाहिए होता है जो सेफ़ हो, जहाँ पर सिक्योरिटी हो, जहाँ पर इन्हें पता हो कि वो मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ लिख कर आ रहे हैं पेपर में वही पेपर के उनको मार्क्स मिले। आप देखें कि हर साल इंटर का, मैट्रिक का, 9th का जब भी रिजल्ट आता है तो कितना शोर शराबा होता है, कितने स्टूडेंट जो है उनके पेरेंट्स रिजर्वेशन शो करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब अंदर जो इम्तहानी मराकज़ थे वहाँ पर चीटिंग हो रही थी, फिर पता नहीं पेपर के साथ जो है कोई प्रॉब्लम हो गई, गड़बड़ हो गई। कितने लोग जो है वो स्क्रूटनी की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब ये जो ये सारा सिस्टम अब ये करने जा रहे हैं, मतलब ई मार्किंग का करने जा रहे हैं ये सिस्टम, तो ये आपको अब कैसा लग रहा है, इससे कितना बड़ा चेंज आएगा, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि ई मार्किंग से कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सामने अच्छा, आएगा, क्योंकि देखिए हमारे जो चेकिंग करने वाले जो माहिर असातिज़ा जिनको हम कहते हैं, हाँ। वो कॉपी का वेट चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं। अच्छा। तो अगर वो आईटी की दुनिया से अवेयर हैं तो ई मार्किंग का सिस्टम आपका कामयाब हो जाएगा, अदरवाइज कामयाब नहीं होगा। कराची के तालिब इल्मों के साथ ये ज्यादती नहीं, वो कह रहे हैं ना आप टीमों को भी ट्रेन करेंगे, टीमें तश्कील देंगे, इस हवाले से सारा जब सिस्टम जाहिर सी बात है इंप्लीमेंट होगा तो उस हवाले से फिर स्ट्रक्चर तो वो बिल्ड करने जा रहे हैं ना। कह रहे हैं कि जो बोर्ड्स की टीम है उनको तरबियत दी जाएगी इस्लामाबाद। नहीं, तरबियत तो पहले भी थी ना उनके पास, कोई जाहिल लोग तो पेपर चेक नहीं कर रहे थे ना। हाँ, जाहिर है, तरबियत तो पहले भी थी। हाँ। क्यों कराची का रिजल्ट जो है वो हमेशा से नेगेटिव आया है। कराची के तालिब इल्म, उनके वालिदैन बेचारे परेशान हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, प्रेस क्लब पे एहतजाज किए हैं, हाँ। सियासी जमातों के रहनुमा से उन्होंने मुलाकातें की हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। हाँ। कराची के तालिब इल्मों के साथ ज्यादती माजी के साथ अब भी हो रही है, माजी में भी होती रही है। इसके ऊपर कैटेगोरिकली मैं समझता हूँ कोई इंक्वायरी कमेटी बनने की ज़रूरत है कि कराची के तालिब इल्मों के साथ ये रिजल्ट का जो घिनौना खिलवाड़ होता है ये क्यों होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि ये जो अब कराची के तालिब इल्मों के हवाले से बात होती है ना, तो जब प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, यानी ई कैट है, एमडी कैट है, या दीगर एग्ज़ाम्स, प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं जिसमें ये सारे स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसमें कराची के स्टूडेंट भी होते हैं। इसके अलावा दीगर जो सिंध है, हैदराबाद है, इधर उधर के जितने भी जगहों के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अपेयर हो रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि उसमें जो सबसे अच्छा जो रेट होता है ना कामयाबी का, वो होता है कराची के ही लड़के लड़कियों का, और यहीं के स्टूडेंट जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट बड़े अच्छे से जो है वो क्लियर करते हैं। उस वक्त आपको आइडिया होता है कि देखिए जी, एजुकेशन सिस्टम इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी, कराची के जो स्टूडेंट हैं इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी यहाँ के जो तलबा और तालबात हैं वो किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोफेशनल एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव करते हैं। और असल एग्ज़ाम आपका वही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि उसमें आप ये कहते हैं जी ठीक है हम नंबर 1 हैं, या हम सबसे आगे हैं, या देखिए जी मैंने तो 80% लिया है, मैंने तो 70% लिया है। मगर ये 80% 90% लेने वाले लोग भी एनएडी के एग्ज़ाम में बैठते हैं, या फिर वो सिंध मेडिकल कॉलेज या डाउ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में होते हैं, एग्जाबिस से एग्ज़ाम्स देते हैं, वो पास नहीं होते। तो वहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ ग्रेड्स लेना ही काफ़ी नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं करते अल्टीमेटली उसका उस तरह से आपको नतीजा नहीं मिलता। बिल्कुल बढ़िया फरमाया आपने। देखें, हमारा जो तालीमी स्ट्रक्चर है जिसमें पहले गुफ्तगू कर रहा था, वो तालीमी निज़ाम हमारा क्लर्क पैदा कर रहा है ना। तो हमें क्लर्क नहीं चाहिए, हमें तो एक उस्ताद, ऐसा उस्ताद चाहिए जो माशरे की रहनुमाई करे और माशरे को एक सही सिमत की तरफ लेके जाए, और उसके हाथ का जो तालिब इल्म है वो रोशन मिसाल हो ना। प्रोफेसर अब्दुल वहाब साहब आपके सामने मिसाल हैं, डॉक्टर अताउर रहमान मिसाल हैं, बेशुमार ऐसे असातिज़ा कराम हैं जो हमारे साथ इस वक्त जो है वो सिंबॉलिक के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो हमें अपने जो निज़ाम तालीम है उसमें, और फिर जो ई चेकिंग की आप बात कर रही हैं, हमें ई मार्किंग की है। हमारा जो बोर्ड ऑफ, जो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची है, सेकेंडरी बोर्ड है, इसी तरह हैदराबाद बोर्ड है, सक्खर बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है, नवाबशाह बोर्ड है, फिर बुरहास बोर्ड है। देखिए, इन बोर्ड्स में नंबर्स लेना, मैं बड़ी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इन बोर्ड्स में नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सही, ठीक है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए ऐसे इदारों में बैठे हुए जो पूरे स्ट्रक्चर को बदनाम करते हैं। ठीक है, आपसे चंद पैसों के एवज आपसे मार्किंग करवाते हैं और फिर वो पूरा इदारा बदनाम होता है। तो मैं समझता हूँ वजारत तालीम को, सूबाई हुकूमत को ऐसे घुसपैठियों को, ऐसी जो काली भेड़ है उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है, उनको निकाल बाहर फेंकें। सही, और ताकि हमारे निज़ाम तालीम तो बेहतर हो ना।
ठीक है, बिल्कुल निज़ाम तालीम बेहतर हो। और बात वो ये है कि जो ब्लैक शीप्स होते हैं ना, चाहे वो किसी भी इदारों में हो, इनका कोई सद्देबाब ज़रूर करना चाहिए। चलिए जी, शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का तिजारती खसारे पर खदशात का इजहार और ये क्या रिजर्वेशंस हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर इकराम राजपूत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान का माहाना तिजारती खसारा 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो मईशत के लिए एक संगीन मसला है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर 2025 में मुल्की बरामदात 2 अरब 85 करोड़ डॉलर रहीं, जबकि दरामदी बिल 6 अरब डॉलर तक बढ़ गया, जिससे तिजारती खसारे में 60% इजाफा हुआ। और उन्होंने साथ साथ कहा कि तिजारती खसारे के बढ़ने से रुपए पर दबाव मजीद बढ़ सकता है और हुकूमत को गैर ज़रूरी दरामदात पर फौरी इक़दाम करना होंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सैयद मोहम्मद अला साहब मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के। उनको शो में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते कि ये क्या वजूहात है, क्या डेडलॉक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी सर, पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा? देखें, बरामदात को अगर हमने इम्प्रूव करना है तो उसमें बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। हाँ। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो जब तक हमारी ओवरऑल कंपेटिटिवनेस नहीं बढ़ती ग्लोबली, भले वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हो, इन टर्म्स ऑफ आर मार्केटिंग हो, इन टर्म्स ऑफ आर प्रोडक्ट क्वालिटी हो, हाँ। तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम ग्लोबल स्टेज पे कम्पीट करेंगे। अच्छा। So there are multiple factors in terms of the cost of the product that needs to be looked at, that needs to be worked on, जिसकी वजह से हम अपनी बरामदात इम्प्रूव कर सकें। जिसकी वजह से बरामदात इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, ये जो 3 बड़ी कंपनीज हैं, इसके बंद होने की क्या वजूहत हैं? देखें, प्राइमरीली जिस तरह आपको पता है कि जब कोई भी इन्वेस्ट करता है, भले लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो सर्टेन आउटलुक को देखता है। वो अपनी जहाँ पे जो भी करंट स्टेटस उसकी कंपनी का या इकोनॉमी का चल रहा है, उसको तो उस पर नज़र होती है, बट वो देखता है कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, सही, क्या मैं अपनी अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ तो क्या मैं अपना डॉलर अगर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, क्या मैं ईज़िली वो कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जिस किस्म की रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, जो भी हमारे ऊपर IMF की तरफ से दबाव है या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हम इस हद तक चले जाते हैं कि जिससे जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, भले वो लोकल इन्वेस्टर हो भले फॉरेन इन्वेस्टर, वो शेक हो जाता है। सही। और आई थिंक प्राइमरीली तो यही वजूहत। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए, उसके रिजर्वेशंस को दूर करने के लिए बेसिकली क्या करना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स। ओके। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड ही नहीं दिया जाता। वी एज बिजनेसमैन, एज इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाइंड विद द पॉलिसी मेजर्स जो गवर्नमेंट लेना चाह रही है। अच्छा। अगर हमारा उसमें एक इनपुट लिया जाए तो देखें, हम लोग भी आपको पता है कारोबार करते हैं। सर, ऑन एंड ऑफ तो इस तरह की खबर आती है कि आप लोग की जो है वो मेगा लेवल पर मुलाकातें हो रही हैं, टेबल टॉक हो रही है, आप लोग बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहा है, चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही हैं। फिर आप लोगों की तरफ से भी एक टाइम पर ऐसे कहा जाता है, नहीं जी ठीक है, वी आर ओके विद इट एंड थिंग्स विल गो ऑन द राइट डायरेक्शन एंड ऑल दैट। फिर अचानक से इस तरह के रिजर्वेशन सामने आते हैं, फिर एक डेडलॉक की सी सूरत हाल सामने आती है। तो क्या इम्प्लीमेंट नहीं होता या टेबल टॉक जो है उतनी मुतासिर कुन नहीं होती, या हर्डल क्या आती है? देखें, हमारे पास एक मेजर इशू है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ का। ठीक है। आप किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी इन्वेस्टर से बात करेंगे ना, वो कहेंगे भले पॉलिसी आपकी ख़राब हो, भले इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं हो, बट कंसिस्टेंट हो। अगर कोई अगर कंसिस्टेंट होगी तो आप उसके अराउंड फिर वेज निकालेंगे, तरीके निकालेंगे। बट हमें इशू ये आता है कि आप एक तरफ एक चीज़ डिस्कस करते हो, डिसाइड करते हो, वो चीज़ कुछ टाइम तक शायद इम्प्लीमेंट हो भी जाती है, बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ फिर नहीं कंटिन्यू होती, जिस वजह से फिर वजूहात बनती हैं फॉर इश्यूज़। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये वजूहात बनती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? इस हवाले से तो आप कम से कम आवाज़ उठा सकते हैं ना कि मेक इट कंसिस्टेंट, और इसको आप रेगुलर तौर पे अगर सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। देखें, यही है, ये देखें हुकूमत की या जो भी
इकोनॉमी चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, उनके विजन पे बात आ जाती है। देखिए हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आप टैक्सेस इंक्रीज़ करने पे आपने अपना फोकस किया हुआ है और ऑलरेडी जो बिजनेसेस, जो इंडिविजुअल्स 30-40% टैक्स दे रहे हैं उन पे आप फर्दर टैक्स का बर्डन बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका फिस्कल डेफिसिट है। हम कहते हैं उनको भाई आप अपने वेस्टेजेस को कंट्रोल करें। आपके स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं जो अरबों रुपए का सालाना लॉस कर रहे हैं, PIA है या और भी मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, आप वहाँ से अपने लॉसेस कट करें, अपनी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके अपने सिस्टम्स में करप्शन और वेस्टेजेस को जो बात हो रही है उसको जो है आप लिमिट करें। तो आप उस पर फोकस करने के बजाय और अपना फिस्कल खसारा उसके थ्रू इम्प्रूव करने के बजाय आप ऑलरेडी एक बर्डन इकोनॉमी को और बर्डन करते हैं। अच्छा, बहुत बेसिक सा मुतालबा है ना, मतलब इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। या एक और मिसाल दे देता हूँ कि जिसमें हम कहते हैं कि देखें अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली, आपको पता है जो हमारा इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ हुआ, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री। आपने डिप्लोमेटिकली दुनिया में एक अपना नाम एस्टैब्लिश फर्दर किया और उसको अगर हमारे कमर्शियल ऑफिसेस, अगर हमारे जो दुनिया में जितने भी मिशंस गए हुए हैं, अगर वो उसको सही तरीके से इनकैश कर पाते या कर सकें अगर, तो हम बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे हमारे ट्रेड मुआहदों को परसू कर सकते हैं। बट अगर उनका ही सीरियसनेस नहीं आती तो फिर डेफिनेटली हम ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी लेवरेज नहीं कर पाएंगे। सही। अच्छा, ये बताएं कि बिजली और गैस की जो कीमत है रीजनल ममालिक से कितनी ज़्यादा है? देखिए इस पे तो हम बाहर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं कि हम पहले तो सिग्निफिकेंटली रिसेंटली हमारे जो FPCCI में हमारे बिजनेस लीडर्स हैं, SM तनवीर साहब हैं, इन लोगों ने कंसिस्टेंटली पुश करके एनर्जी कॉस्ट थोड़ी सी कम करवाई हैं। ठीक है। IPP से जो मुआहदे आपको पता है कि रीस्ट्रक्चर हुए हैं थोड़े से, लेकिन अभी भी हम काफ़ी हद तक मतलब कम्पीट नहीं कर पा रहे ग्लोबली। राइट। तो उस पर जो है डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है और वही बात है कि जिस हद तक गवर्नमेंट अपने आप को, जब तक वो अपने आप को, हुकूमत अपने आप को एफिशिएंट नहीं करेगी तब तक आप बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरीके से इकोनॉमी को बेहतर करें। अच्छा, इकोनॉमी को बेहतर करने की जब बात आती है, इन्वेस्टर्स के हवाले से जब बात आती है, तो हम ये बात करते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्वियसली वो होना चाहिए, लोगों के लिए उस तरह से आसानी होनी चाहिए, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लोगों को एक कहना चाहिए ना कि स्टैटिक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट और पॉलिसी बननी चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि आपके जो मामलात हैं या आपके जो रिजर्वेशंस हैं वो सुने जा रहे हैं, नहीं सुने जा रहे हैं, या अभी आप लोग क्या इस बारे में सोच रहे हैं कि व्हाट यू कैन डू ऑल अबाउट ऑन दिस? देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने जिक्र किया। हाँ। अब आप कराची की बात ले लें। हाँ। इतना रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी का इतना इशू है। हाँ। ठीक है ना। आपके अगर आप एक जेन्युइन राय मुझसे लें। हाँ। तो आपके जिस हद तक मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, हाँ, वो नहीं है, जिस वजह से हम हर रोज़ डेली बेसिस पे यहाँ का बिजनेसमैन ऐसे इश्यूज फेस करता है जो कि मुझे नहीं लगता कि इस रीजन में कोई भी और बिजनेसमैन फेस करता होगा। और क्योंकि वो प्रोफेशनलिज्म भी लैक करते हैं और जो हुकूमती इदारे जिनका काम ये था कि वो फैसिलिटेट करें बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो जो है आपको पता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी काम कर रहे होते हैं। सही। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से तो ये बहुत बड़ी रिजर्वेशन है और जब तक हमारे वही बात है कि ब्यूरोक्रेसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तब तक जो है ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। सही। अच्छा, ये बताएं कि डॉलर जब महंगा होता है, डॉलर महंगा होने से क्या क्या इसके इम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या असरात पड़ते हैं? देखें आपकी रुपी डॉलर पैरिटी या आपकी कोई भी जो लोकल करेंसी होती है उसकी पैरिटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, इन ट्रू सेंस, अनलेस उसको मैनिपुलेट किया जाए। तो डॉलर अगर हमारा अभी फ़िलहाल देखें एटलीस्ट स्टेबल है कुछ अरसा से, और जिसकी वजह से हमें एक डिसीजन मेकिंग एज बिजनेसमैन थोड़ी आसान हो जाती है, व्हेन यू आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। पहले तो ये था कि फ्लक्चुएशंस ही इतनी थी डॉलर और रुपये में कि आप काम ही नहीं कर सकते। अभी थोड़ी बेहतर है कंडीशन, कम से कम फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वी बिलीव कि अभी भी थोड़ी सी चलें इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि जब डॉलर महंगा होता है तो मज़ीद क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या उसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। तो शो में आप तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को
वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा, और जब डॉलर महंगा हो जाता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या होता है। खुर्शीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद भाई बताइए कि क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं, क्या रिजर्वेशन है, क्या हर्डल्स है, क्यों बरामदात जो हैं वो उनमें इजाफा नहीं हो रहा। देखिए, डॉलर की जहाँ तक बात है, डॉलर हमारा स्टेबल है। माजी में जो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन की हम बात कर रहे थे, शाह साहब बात कर रहे थे जी, जो फ्लक्चुएशन थी उस पर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने खासा वर्क किया और उसमें वजारत दाखिला बहुत इसमें एक्टिव रोल प्ले किया। FIA ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। उसमें वहाँ की वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कैटेगोरिकली कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं डॉलर की, जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व लोग हैं, जो भी मनी एक्सचेंजर है, बैंक इन्वॉल्व, कोई भी इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हुई। उस कार्रवाई का इम्पैक्ट ये पड़ा मार्केट में कि डॉलर अब आपको स्टेबल कंडीशन में नज़र आ रहा है। उसकी वजह से हमारी जो दरामदाद है उस पर भी यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जब डॉलर मनी लॉन्डर ने स्टॉक किया था और स्टॉक करके फिर मार्केट में महंगे दामों वो सेल किया जी, तो उसके बड़े मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का इनको भी एक्सपर्ट है, तो सारे ये सामान मंगवाते हैं, कुछ सामान भेजते हैं, तो डॉलर में ही इनको पे करना पड़ता है। जब डॉलर फ्लक्चुएट होगा, आज डॉलर अगर मिसाल के तौर पे 382 रुपये है, कल 300 रुपये हो जाएगा। तो इस मतलब रेट्स के फ़र्क में इनको नुकसान और मुनाफा दोनों का सामना करना पड़ा। अब डॉलर की जो कंडीशन है वो स्टेबल है। तो इस सेंस में तो हमें सरमायाकारों को वो नुकसान नहीं होता जो माजी में होता रहा है। लेकिन जो इनकी रिजर्वेशन है, देखें, वो अपनी जगह पर कायम है। और उस सिलसिले में कई मरतबा जो बजट आया उसमें भी तजावज़ात दी। फेडरेशन ऑफ जो हमारा फेडरेशन हाउस है उसने तजावज़ात बना के दी, काटी ने बना के दी तजावज़ात, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बना के दी कि भाई कराची का जो स्टेक होल्डर्स है उनको तो ऑन बोर्ड लें आप, उनके तो तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनके मसाइल सुने, उनके नकात सुने, उनके मौज़ूआत सुने, उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी एहसास महरूमी। देखें, हम बलूचिस्तान को कहते हैं बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, ठीक, उसके इम्पैक्ट माशी तौर पर कितना आ रहे हैं। इसी तरह कराची का जो सरमायाकार है उसके अपने रिजर्वेशन मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी बात नहीं उसको फॉलो करेंगे, तो आपको आपकी जो मईशत है कराची को उसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, ये सैयद मोहम्मद अल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। स्मगलिंग होती है जब, तो मुकामी इंडस्ट्री को उसके क्या नुकसान होते हैं सर? देखिए, स्मगलिंग तो एक बहुत बड़ा इशू है, आपको पता है ग्लोबली भी। अगर आप ऐसी इंपोर्ट एक तरीके से अलाउ कर दें कि जो किसी भी किस्म के टैक्सेस से बच के आपकी इकोनॉमी में, आपकी लोकल मार्केट में आ जाती है, तो आप उसका लोकल मैन्युफैक्चरर से किस तरह कम्पीट कर सकता है। तो स्मगलिंग तो एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में। अभी भी पाकिस्तान में आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मिकदार में स्मगलिंग हो रही है, और डेफिनेटली हमारी अथॉरिटीज़ उस पर काम कर रही हैं, बॉर्डर कंट्रोल पे भी और पोर्ट्स के हवाले से। तो इसको बहुत कंट्रोल करने की सही। खुर्शीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आप ये बताइएगा कि मज़ीद इस हवाले से कितना बेहतर इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें की जा सकती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में? देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट में तो आप अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आएँ, आप अभी मी बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काटी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, आप यहाँ पे इतना माइक्रो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जो ये बहुत दफ़ा बात की जा चुकी है। रोड्स तबाह हाल हैं, बिजली आपको मिलती नहीं है, हेल्थ का सिस्टम नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, रोड्स का इशू है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखे जाएँ तो वो जो क्राइम है सड़कों के ऊपर, स्नैचिंग है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर उस सेंस में आप बात बिल्कुल करें तो बहुत ज़्यादा है। आपके देखें, कचरे का इशू है, पानी आपको जो है इंडस्ट्री को मिलता नहीं है, जिस पानी की नॉन प्रोविजन की वजह से कितनी इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ों को सही करना है ना। हमारे पास जब वो बेसिक्स ही सही नहीं है, हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, वैल्यू एडिशन की, लेकिन जब हमारा अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा फॉरेन बायर हमारी फैक्ट्री विजिट करने आता है और वो
टूटी हुई सड़क से गुजरता है, हाँ, उसके पीछे 2 पुलिस की मोबाइलें हमने रखनी होती हैं, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सही। जब वो फैक्ट्री के साइड में हैजार्डस वेस्ट या इवन नॉन हैजार्डस वेस्ट पड़ा हुआ देखता है तो उसका आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही शेक हो चुका होता है। कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि मैं किस एरिया से गुजर रहा हूँ, या लोग कैसे हैं, इनका माइंडसेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि सराउंडिंग्स आपकी जो होती है ना वो बहुत काउंट करते हैं। यू आर राइट दिस टाइम, क्योंकि बात यही है ना कि आपने इन्वायरमेंट, अगर बिजनेस के लिए आपने फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, सेफ सिक्योरिटी इन्वायरमेंट देना है, तो उसमें क्लीनलीनेस या फिर उसमें ऑर्गेनाइज चीज़ें जो हैं वो भी बहुत काउंटेबल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और आपको तो ये भी देखें, ये भी हम 12 दफ़ा रीट्रेट डिलिब्रेट कर चुके हैं कि आजकल तो दुनिया में एनवायरनमेंट पे कितना फोकस किया जा रहा है। हाँ। अगर हम ये वेस्टेज और ये जिस तरह बात हो रही है कूड़ा कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ होता है, तो अगर जो ये सारी एनवायरनमेंट डैमेजिंग सारी चीज़ें हैं इसको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आपकी तो वैसे ही जो है कंपैरेटिवनेस जिसकी बात होती है ना, ग्लोबल कंपैरिजन, हाँ। वो आपकी सेटबैक हो जाती है। कंपैरिजन उस तरह से नहीं कर पाते, फिर आप आते हैं, फिर आप कहते हैं जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम तो ये जानियाँ पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए, ये प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, ये पॉलिसीज ला रहे हैं। खुर्शीद भाई, किस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल जो कराची का एनवायरनमेंट है वो किस हद तक काउंटेबल है इस सूरत हाल में, कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, उनको जब आप विजिट कराते हैं, उन्हें बताते हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो कोई आता है तो वो ये देखता है कि अमनो अमान की सूरत हाल जो है वो क्या है, स्टेबिलिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, मैं किधर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं, कितना काउंट करता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू हब जनरेटेड शहर है। हाँ। और कराची को अगर निकाल दें तो मुल्क की मैशत का 70% रेवेन्यू निकल जाएगा। सही। कराची में जो इन्वेस्टर आता है, जो सरमायाकार आ रहा है, तो सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको महफूज सरमाए के लिए माहौल फराहम करें। फिर जहाँ वो सरमायाकारी करना चाहता है तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर भी महफूज हो उसके लिए, उसकी जान माल उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी होना चाहिए। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी, सामान आएगा, तो वहाँ ये सब चीज़ें देखिए अकाउंटेबल होती हैं। महफूज सरमायाकारी का माहौल आप फराहम करेंगे, लोग अब जो है वो बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं, बता दें, इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट हो गई बांग्लादेश, लाहौर शिफ्ट हो गई है, फैसलाबाद शिफ्ट हो गई है, गुजरावाला शिफ्ट हो गई। गुजरावाला में आप तस्वुर करें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, पंखे, वॉशिंग मशीन, बहुत लॉट ऑफ बिजनेस वहाँ पर डेवलप हो गया। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बहुत अच्छी है। तो हमें इन्वेस्टर को जो बैरून मुल्क से यहाँ पर सरमायाकारी करना चाहता है, तो हमें उसको महफूज माहौल, महफूज सरमायाकारी रोड मैप देना होगा। देखिए, जब तक रोड मैप नहीं देंगे तो कराची की जो मईशत की कंडीशन है वो इसी तरह रहेगी। तो जो हमारा SIFC है वो वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो गया, उससे बेहतरी की तरफ जो है गामजन है। फिर जो हमारा ये कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक सरमायाकार यहाँ पर आके माहौल फिजिबल नहीं देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर नहीं होगी, तो हम जो है वो बैरून मुल्क से सरमायाकार को यहाँ लाने में कामयाब नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जो है वो बेहतर हों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, अच्छा इन्वायरमेंट फराहम किया जाए और कराची जो है वो तरक्की करे, फले फूले, आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद थे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे बहुत सारी ब्यूटी टिप्स और रेमेडीज। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के चमकते हुए सितारों की। पाकिस्तान हीरोज़ ऑफ एपिल ओलंपिक्स 2025, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड ज़रा सुनिए। हुआ कुछ इस तरह कि इंटरनेशनल एपिल ओलंपिक्स 2025 में पाकिस्तान की पहली तारीखी शिरकत ने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मॉस्को में होने वाले आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी नौजवान ज़ैनुल आबदीन अंसारी ने सिलाई के शोबे में कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान के लिए एपिल ओलंपिक्स तारीख का पहला बैनुल अक़वामी मेडल हासिल किया। रूसी दारुल-हुकूमत में मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नासिर मिज़ी ने इस कामयाबी की खबर मिलते ही पाकिस्तानी टीम से मुलाकात की, खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और उन्हें फूल पेश किए। उन्होंने कहा कि ज़ैनुल आबदीन का ये कारनामा पाकिस्तान और रूस के अवामी और सकाफ़ती ताल्लुकात में एक नई मुस्बत पेशरफ्त है। अच्छा जनाब,
तो ये जो हीरो हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इन तमाम लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। अच्छा जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन अंसारी साहब, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, उनको भी शो में वेलकम करेंगे। और उनके साथ मुफ्ती अबू तलहा साहब मौजूद हैं, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी है नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन एंड फॉर अदर हीरोज़। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ जो हैं इस वक्त डॉक्टर सलमान करीम मुगल साहब भी मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ एबिलम्पिक से। इन तीनों शख्सियात को जो है वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, इतना टैलेंट है माशाल्लाह से हमारे मुल्क में, और हमारे लोग जहाँ भी जाते हैं अपना नाम बना कर आते हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर कर आते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि कितना ये ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म रहा इनके लिए? आपने इनको इंट्रोड्यूस किया और आपने इनको सपोर्ट किया कि वहाँ पर जा सकें और इतना बड़ा कारनामा करके आ सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल जो है यानी कि चिल्ड्रन जो इदारा है उसका तो हमेशा से ये यानी कि मकसद रहा है कि ऐसे माजूर अफराद, माजूर बच्चे जो अपने अंदर टैलेंट रखते हैं, कोई सलाहियत है, उसमें उनमें पुरइतमाद उनको उनमें यानी कि पैदा करके माशरे के सामने लाया जाए और उन्हें ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, इस काबिल किया जाए कि वो गलियों में, घरों के बाहर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें और माशरे का कारआमद यानी कि शख्स बनकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये तो हमारा पहले से रहा। और फिर ये एबिलम्पिक्स का जो मुकाबला हुआ, इसमें हमारे साथ जो थे सखावत अली साहब, उन्होंने हमें अप्रोच किया और कहा कि इस तरह जो डिसेबल अफराद हैं तमाम दुनिया से वहाँ जमा हो रहे हैं और एक मुकाबला है, तो हमारे पाकिस्तान के जो टैलेंटेड लोग हैं हम क्यों ना उनको लेके जाएं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्बिट और यानी कि नुसरत ट्रस्ट ने स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 जो हैं यानी कि डिसेबल अफराद थे वो गए और उसमें यानी कि शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनुल आबिदीन ने फिर वहाँ पर पोजीशन हासिल की और यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बड़ी बात है, पूरे यानी कि पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए इन्होंने नाम वो किया, रोशन किया। और रूस के और उस यानी कि सरज़मीन पे जहाँ सारी दुनिया मौजूद थी वहाँ यानी कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हुआ, पाकिस्तान के यानी कि नारे बुलंद हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बस हमारे लिए ये बड़ी पॉजिटिव बात होती है कि जब आप सुनते थे पाकिस्तान जिंदाबाद तो आप कहते बस यही सारा, बस यही जज्बा जो है ना, यही आपको आगे लेके जाता है। सलमान मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और इस चैनल के तवज्जुह से इस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो प्रोजेक्शन और सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप भी पाकिस्तान का हिस्सा और इस पार्ट में आपका भी एक मुफीद हिस्सा है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत दूं कि हमारे साथ जो सरपरस्ती की सैयद सखावत अली शाह साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान एबिलम्पिक्स के, इसके साथ हमारे साथ सदारती अवार्ड याफ्ता वसीम ताई साहब, वसीम अशरफ ताई साहब थे और मैडम शाहिदा शोएब रिजवी साहिबा, जिन्होंने हम लोगों की सरपरस्ती की, हमारे दस्ते को लीड किया। तो इसके साथ हमारे साथ 4 डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, ज़ैनुल आबदीन अंसारी, आदिल हुसैन साहब और सज्जाद खान और कनीस इकबाल फातिमा। इन चारों के साथ हम 6 ऑफिशियल्स थे। मैं एज आ फिजियोथेरेपिस्ट इनके साथ ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक साथी जिनका ताल्लुक सरगोदा पंजाब से, ज़हूर साहब। अच्छा। हम लोगों ने माशाल्लाह 10 रुकनी दस्ते ने वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हमने अपनी अपीयरेंस के अंदर कांसी का तमगा लिया, जिसमें ज़ैनुल आबदीन अंसारी ने सिलाई के शोबे में हिस्सा लिया, कनीस इकबाल फातिमा ने, इन दोनों ने सिलाई के शोबे में हिस्सा लिया कंपटीशन में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से और हम इनकी मेहनत रंग लाई ये 3rd पोजीशन ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर सके। सज्जाद साहब जो हैं वो फ्लावर मेकिंग के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और उनको भी काफ़ी सराहा गया। आदिल हुसैन साहब ने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। ठीक है, इन सब को वहाँ पे बहुत सराहा गया और ख़ास तौर पे रशियन गवर्नमेंट का और एबिलम्पिक ऑफ रशिया, ये फ्रेंडली ममालिक के मुकाबले थे जिसमें 16 कंट्रीज़ ने 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारे जो पोजीशन है ऑल ओवर उसको बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ रशिया का शुक्रगुजार है। पाक रूस दोस्ती जो है उसको उन्होंने मजबूत किया और एक पाकिस्तान के 10 रुकनी दस्ते ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी जिस तरीके से मेहमान नवाजी किया, हमारे पास उसके अल्फाज नहीं है।
सही। ख़ास तौर पे माजूरीन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो उन्होंने जो कुछ किया है, ऑब्वियसली वो दैट्स अ बिग थिंग। अच्छा जी, ये जो कहना चाहिए ना कि पाकिस्तान के सितारे या पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ज़ैनुल आबदीन अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी कामयाबी के बाद और इतनी सारी अप्रिसिएशन के बाद? क्या मोमेंट था, ज़रा हमारे साथ में शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल जी, और वहाँ जो तअस्सुरात कुछ तो इस अंदाज में थे कि वो लफ्ज़ों में बयान करने जैसे नहीं हैं। हाँ। वो अभी भी उसका जो सहर जो है वो हमारे ऊपर तारी है। सही। क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये थी कि अपने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया, वो भी दियार गैर में। जी जी। और दूसरा एक जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हमारे साथ मुंसलिक है और एज अ व्हीलचेयर यूज़र होने के साथ मैं समझता हूँ कि जितने भी व्हीलचेयर यूज़र आज मौजूद हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, साथी हैं, उनका सर फ़ख्र से बुलंद हुआ, बल्कि वो मज़ीद जो है वो यही चाहते हैं कि अब हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएं। क्योंकि मोटिवेशन जो होती है ना, अगर आपको कोई एक ऐसा इंसान नज़र आ जाए जिससे आप मोटिवेट होते हैं या आपको पता चल जाए कि ये मोटिवेशन कितनी कारआमद होती है, कितने काम आती है, तो आप यकीन करें तभी तो ये लोग इतनी पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग आपसे भी मोटिवेट होंगे और आपको देखकर इसी तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज योर टास्क? आपका टास्क क्या था? आपको क्या करने के लिए दिया? मेरा जो टास्क था वो एज अ ड्रेस मेकिंग था। अच्छा। और आप यकीन करें कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर किस तरीके का काम हमसे लिया जाएगा। वैसे तो प्रोफेशनली मैं एज अ टेलर्स हूँ, टेलरिंग का काम करता हूँ, स्टिचिंग वगैरह, ऑलराउंडर हूँ। इस वजह से ज़रा मतलब इतना वो कंफ्यूज नहीं था कि जो भी होगा इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ। जब वहाँ आए तो वहाँ पता चला कि भाई क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है और ड्रेस गर्म चलती हैं वहाँ पर, तो जिसकी वजह से जो है ना वो अंदाज़ा था कि कुछ हार्ड काम ही मिलेगा वहाँ पर करने को। सही। तो डेनम में उन्होंने शर्ट बनवाई थी। अच्छा। माशाल्लाह से उन्होंने तकरीबन 3.5 घंटे का एक वक्त दिया हुआ था। अच्छा। और उसके अंदर उसको कंप्लीट करना था और उसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स रखे गए थे। जिसके अंदर यूं था कि आपने डेनम को कुछ इस अंदाज में बनाना है कि वो बिल्कुल फ्रेश रहे, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निक होती हैं जिसके अंदर हम अगर कोई भी सूट बनाते हैं तो उसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि उसके ऊपर इस्त्री ना लगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर शाइनिंग ना आए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन, अब मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने काफ़ी जो है ना इस चीज़ में मुझ पर मेहनत की थी। आज उन्हीं का जो है मैं बड़ा मनमून हूँ कि आज अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो दूसरी बात कि एक तो सबसे मेन चीज़ थी कि हमें वहाँ पर जाना, वहाँ प्रमोट करना। मैं नुसरत ट्रस्ट फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस जनाब मुफ्ती अबू तला साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और सर सैयद सखावत अली साहब का ख़ास, और डॉक्टर सलमान साहब का कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। सही। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटीज़ के जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, वो अब भी मुंतज़िर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सलाहियत नहीं है, हमारे यहाँ सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई हैं, ख़ासकर ऐसे अफराद में। बस सिर्फ ज़रा जो है वो रास्ते की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर आपके चैनल से तवसत से मैं ऐड करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। और डेफिनेटली जब कोई अपने मुल्क के लिए जाता है, नाम रोशन करने के लिए जाता है, और जिस तरह से ये गए और इनको टास्क मिला और उसके बाद वो मोमेंट, आई कैन इमेजिन कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हों और अगर आप उस मैच में या उस टास्क में या कोई भी टास्क आपको दिया गया है ना, वो आप पूरा करते हैं, तो उस वक्त आपकी जो कैफियत होती है वो ऐसी कैफियत होती है कि वो बयान से बाहर होती है। क्योंकि वी लव पाकिस्तान, हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। और पाकिस्तान के लिए जो लोग कुछ भी करते हैं तो वो अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। वो लोग वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कितने लोग आपके साथ थे वहाँ पर? मेरे साथ तकरीबन, हमारे साथ जो थे वो तकरीबन 16 कैंडिडेट थे मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें अज़रबैजान, तुर्की, कतर और दीगर और भी बहुत सारे ममालिक थे जी। तो उनके कैंडिडेट उसके अंदर मतलब वो हिस्सा ले रहे थे। एक चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड करता हुआ चलूँ कि चूँकि हम यहाँ पर पाकिस्तान में जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो इम्पोर्टेंट मशीनरी नहीं होती। और वहाँ पर बहुत ही मतलब अलग किस्म की जो है वो मशीनरी और जदीद किस्म की, जी हाँ, ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे उनको काम करने में और आसानी और वो अपनी काम में दिलकशी ले आते हैं। सही। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये गॉड गिफ्ट था
तो जो मैं इसको करने में कामयाब हुआ। क्योंकि बात ये है ना कि हम यहाँ पर जितनी मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं, चाहे हमारे कारीगर हों, चाहे जितनी मुश्किल कंडीशंस में हम काम करते हैं, तो जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारी स्किल निखर के सामने आती है। हमें ऑलरेडी आइडिया होता है कि हम इतनी मुश्किलात से निकल के ऑलरेडी आए हुए हैं, हम यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस का इशू है, हेल्थ के इशूज़ हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, और फिर जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं अपनी स्किल को मनवाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यू नो दैट्स अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनके पास इतना टैलेंट है। आपको बहुत मुबारक हो ज़ैनुल आबदीन भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया है, और बहुत सारी बेस्ट विशेज़। आगे भी ऐसे ही आप टास्क में हिस्सा लेते रहिए और आगे भी ऐसे ही कामयाब होते रहिए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो एक दफ़ा फिर से जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तानी हीरोज़ ऑफ ओलंपिक्स के हवाले से। हमने आपको अभी जो है वो ज़ैनुल आबदीन भाई से मिलवाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके आए हैं, और अभी हमारे साथ जो हैं सज्जाद खान मौजूद हैं, एक और हीरो। तो इनसे पूछते हैं कि इनका टास्क कैसा रहा, और सबसे पहले इनको बहुत सारी बेस्ट विशेस भी देते हैं और शो में वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बेस्ट विशेस आपके लिए, कांग्रेट्स, आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो टास्क पूरा किया। व्हाट वाज दैट, कैसा मोमेंट था, कैसा लगा, और क्या पोजीशन रही इस टास्क में ओवरऑल आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शो में मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। हमारा पहले टूर था बाहर मुल्क की, और जो है ना मुझे एक टास्क दिया गया कि आपको एक फ्लावर बनाना है, फ्लावर एक गुलदस्ता बनाना है आपने। ओके। उसमें 1.5 घंटा टाइम था मेरे पास। हाँ। तो मैंने उसमें भरपूर कोशिश किया और एक ज़बरदस्त गुलदस्ता बनाया, मगर उसके हिसाब से जो है ना मुझे थोड़ा से ये वो था कि मुझे थोड़ा से वो लैंग्वेज नहीं आती थी, तो उस हिसाब से मेरे ऊपर टाइम थोड़ा से ज़्यादा लग गया। अच्छा, सही। हाँ, बाकी जो तो क्या टास्क था? फ्लावर मेकिंग करनी थी, तो उसमें कोई लैंग्वेज का कोई कंसर्न था कुछ? क्या देख के करनी थी या एडजस्ट करने थे, किस तरह? उसने बोला अपने हिसाब से बना लें। अच्छा, जो वो बार बार टाइम बता रहा था, क्योंकि रशियन ज़बान हमें नहीं आती थी। उनकी ज़बान में जो वो टाइम आपको बता रहे थे वो आपको जाहिर है वो आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। सही सही, ठीक। हाँ, तो उस हिसाब से जब हम लोग मैंने जो फ्लावर बनाया गुलदस्ता, तो जब मैंने उसको कंप्लीट कर दिया तो जितने भी वहाँ के लोग थे सारे मेरे जो है ना गुलदस्ते के साथ तस्वीरें निकाल रहे थे। अच्छा, सही। बहुत ज़बरदस्त एक सैंपल मैंने वहाँ बनाया था। बस इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा मैंने अज़म किया कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँगा इंशाअल्लाह। मैं यही काम करता हूँ। मैं तकरीबन जो 10 साल का था मैं यही काम कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा भी 15 साल इसी काम के अंदर हो गए। अच्छा। यही मैं फ्लावर मेकिंग का काम करता हूँ, शादी के हार वगैरह हो गए, कमरे तैयार करना हो। अच्छा। तो यही काम मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। सही, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं। ये बताएं कितने लोग वहाँ पे थे इस कंपटीशन में, और कितनी देर टास्क दिया? मतलब 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कितना टाइम था? 1.5 घंटा मुझे दिया 1.5 घंटा था। अच्छा। और मेरे साथ 16 मुल्क थे। अच्छा, 16 कंट्रीज। जी, सही। उसमें से जो है ना जो पहले पोजीशन पे आया वो रूस की एक लड़की थी, वो आई। अच्छा। और 2 जो है ना मलेशिया की आई। 2 मलेशिया के थे, वो भी लड़कियाँ थी दोनों। सही। हाँ। तो अल्लाह ने मुझे नवाजा कि मैं चौथे पोजीशन पे आई। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पता है, जब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं ना, और अभी जिस तरीके से ज़ैनुल आबदीन भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो इतनी सहूलियात नहीं है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जो मशीन थी वो बहुत ज़्यादा क्विक थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो उनको ये पता चलता है कि किन हालात में मुफ्ती साहब हमारे लोग काम करते हैं। तो ये कितना बड़ा जो है ना वो हमारे टैलेंट के साथ भी यहाँ पर कितना बड़ा जो है वो लैक है कि अगर इनको बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाएँ, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, तो ये मज़ीद आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नुसरत ट्रस्ट का अब यही ये है, अक़द है और उनका इरादा है। हाँ। कि अब जैसे मलीर में हमारे पास जो है 5 एकड़ की जगह है जी। अब उसमें हम डिसेबल बच्चों के लिए, अफराद के लिए ही, यानी कि नर्सरी स्कूल, हाई स्कूल, मॉडर्न यानी कि स्टाइल से, और यानी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट हम वहाँ इंशाल्लाह बना रहे हैं। अच्छा। अभी हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है रोज़गार स्कीम का, उसमें मोबाइल जो है यानी कि रिपेयरिंग कोर्स के हम करवा रहे हैं बच्चों को। अच्छा। मगर अब हमारा इरादा इसके बाद से हमारा विजन ये चेंज हुआ है कि अभी इन बच्चों को हर वो फील्ड देनी चाहिए, आसानी मुहैया करनी चाहिए जो अपने शौक़ पर सीखना चाहे, जो अपने शौक़ से सीखना एक चाहे। हम बोल दें कि आपने यही सीखना है, तो वो उसका शौक़ नहीं है। जब तक वो शौक़ नहीं होगा वो रंग नहीं लाएगा। सही। तो इसलिए अभी हम वहाँ पे सिलाई सेंटर,
और मोबाइल यानी कि रिपेयरिंग उसके कोर्स, आईटी के कोर्स, और इसमें अगर कोई स्पोर्ट्स में जो बच्चे हमारे यानी कि टैलेंट रखते हैं उनके लिए, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अब इसको नज़र रखेंगे और इसकी तामीरात इंशाल्लाह शुरू कराएंगे इसी साल इंशाल्लाह। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जब हमारे पास इतना टैलेंट है तो हमें उनको वो एनवायरनमेंट देना चाहिए, इक्विपमेंट्स देनी चाहिए, उस तरीके से अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि हमारा टैलेंट जो हम पाकिस्तानी है ना बहुत वैसे ही ज़हीन है, बहुत ज़्यादा ज़हीन कौम है। आप देखें कि लोग हमारी जहानत की मिसालें देते हैं। अभी अगर हम रेहान जलील की बात करें तो उन्होंने देखें अपने आप को किस तरीके से प्रूव करवाया है। तो जनाब आप दोनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, आप दोनों के लिए बहुत सारा कांग्रेट्स। ऐसे ही अच्छा जो है वो काम करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया सजाद भाई, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन भाई, आप तीनों हमारे शो पर आए। चलें जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत के मुतालिक, और आज दुनिया भर में डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, आलमी दिन मनाने का मकसद ये होता है कि इस दिन की थीम के हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि आपने इसके साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे मूव अराउंड करना है, कैसे मूव ऑन करना है। क्या डायबिटिक पेशेंट भी आम लोगों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं? क्या वो इस डायबिटीज़ को कंट्रोल करके हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? जब किसी को डायग्नोज होता है, नॉर्मली भी अगर किसी को डायग्नोज हो कि जी आपको डायबिटीज़ है, तो उसका पहला थॉट ये होता है कि अच्छा मुझे डायबिटीज़ है, मैं ये भाग नहीं सकता, मैं दौड़ नहीं सकता, मैं कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, या फिर मेरे लिए तो बड़े सारे जो हैं वो अब प्रिवेंशन है, या मेरे लिए बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन है, मुझे तो प्रेस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या कुछ लिख कर दे दिया। तो अब अगर एक किसी को डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई, और पाकिस्तान में तो इसका रेशो बहुत ज़्यादा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है और इस बीमारी का आपने मुकाबला करना है। इसके साथ आपने हेल्दी, फिट एंड फाइन रहना है। यही ओवरऑल आलमी तौर पर, आलमी सतह पर थीम भी होती है कि आप अपनी बीमारियों से परेशान ना हो, बल्कि कंसर्न डॉक्टर्स को दिखाएं ताकि वो आपको बता सकें कि आपकी दिल की सेहत कैसी है, आपके गुर्दों की सेहत कैसी है, ओवरऑल आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, इमोशनल बिहेवियर कैसा है, आपके जो हार्मोन्स हैं उनके ऊपर उसका कोई असर तो नहीं होता है। इस पर बात करने के लिए आज बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर सहर फातिमा, जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, और बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज से जो है इनका ताल्लुक है। इसके अलावा डॉक्टर तारिक मसूद साहब हैं जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर नामदानी साहब हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन तीनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं डॉक्टर नामदानी साहब से। सर ये बताएं कि डायबिटीज़ का जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वो दिल के ऊपर या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर जो है वो किस तरह होता है, और ये जो डायबिटीज़ है ये किस तरह इफ़ेक्ट करती है दिल को? देखिए, डायबिटीज़ एक ख़तरनाक डिजीज़ है और पाकिस्तान में तकरीबन 30% पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन, वो डायबिटीज़ का शिकार है। सही। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिंध में है, और हैरत की बात यह है कि इत्तफाक़ी तौर पे KPK में रेशो बहुत कम है, यानी कि 30% तकरीबन कराची में और 13% KPK के अंदर है। उनका शायद लाइफ स्टाइल ऐसा है कि वो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा है। अफसोस की बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, यानी कि एक आदमी अगर डायबिटिक हो जाता है तो उसकी लाइफ 10 से 15 साल कम हो जाती है बनिस्बत उसके जो डायबिटिक नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात। तीसरी बात यह कि 30% पॉपुलेशन जो डायबिटिक पेशेंट है, 30% पॉपुलेशन को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसमें एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट का वीक हो जाना, और फालिज। 30% लोगों में ये चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी है और घर के अंदर भी और एक पूरी इकॉनमी के अंदर के ये है। दूसरी बात ये कि अगर हम फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर लें तो इसके साथ और रिस्क फैक्टर इतने होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, ओवरवेट होना, ये सब चीज़ें भी कंट्रोल करनी होती है। सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है। सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करने से आप हार्ट डिजीज से नहीं बच सकते हैं जब तक कि ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को और वेट को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो लोग ये समझते हैं कि हम तो डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं, हमारी HbA1c सही है तो इसलिए हमें ख़तरा कम है, ऐसी बात नहीं है। तो एक टर्म होती है जैसे हम प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो ये एक पीरियड होता है कुछ अर्से के लिए, साल 2 साल जो भी कह लें, तो इसमें पेशेंट हम कहते हैं कि प्री डायबिटिक है, अभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, इससे आपकी डिजीज़ रिवर्स हो सकती है। लोग इसको समझते हैं कि अभी हम सेफ साइड पे हैं, सेफ साइड पे। प्री डायबिटिक सेफ नहीं है, प्री डायबिटीज़ के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, तो इस चीज़ का अपना ख्याल रखें।
कि प्री डायबिटिक अगर है तो भी आपको एहतियात करनी है, अपना वेट कम करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो भी आपको एहतियात करनी है, अपना वेट कम करना है। अच्छा, जो प्री डायबिटिक होते हैं ना, जिनको होती है कि डायग्नोज हो गई और उन्होंने कहा जी ठीक है आप अपनी डाइट कंट्रोल कर लें, शुगर कम कर लें तो इट विल बी फाइन, आप अपनी नॉर्मल जो है नंबर्स उसके ऊपर आ जाएंगे। मगर समहाउ क्या होता है कि उन लोगों को भी अपने आप को मॉनिटर करने की बड़ी ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ठीक है जी हमारी डायबिटीज़ तो इस तरह से है कि हम मीठा खाना छोड़ देते हैं तो वो उससे दूसरे इम्पैक्ट्स होते हैं, या हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी शुगर ज़्यादा हो जाती है। तो इसके ऊपर भी बड़ा आपको ना रेगुलर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उससे पूछने की ज़रूरत है कि जी ये मैं डाइट, ये जो मेरी इंटेक है इससे मेरी शुगर जो है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। डॉक्टर सहर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप कैसे देख रही हैं, आप खुद कंसल्टेंट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, तो आप कैसे देख रही हैं कि जब भी कोई खातून हामला होती हैं या फिर उनका इस तरह से कोई इशू होता है कि उनको इंटरनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं और साथ साथ उन्हें डायबिटीज़ भी डायग्नोज होती है, तो उनकी सेहत पर इसके क्या असरात होते हैं? अच्छा, हमारे पास जो है ना डायबिटीज़ औरतों में प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। इसकी एक वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि एशियन जो पॉपुलेशन है उसमें वैसे ही डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। फिर ऑफ कोर्स सारी बातें, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, वेट गेन की तरफ फीमेल जा रही हैं, डाइट, और जब हम किसी को कहते हैं ना लाइफ स्टाइल चेंज करें तो दे डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज लाइफ स्टाइल चेंज। इट्स नॉट ओनली वेट रिडक्शन, क्योंकि टाइप 1 इंसुलिन प्रॉब्लम तो कम वजन वालों में भी होती है, तो सिर्फ हमने उसको वेट के साथ अनफॉर्चुनेटली लेबल कर लिया है। जो फीमेल पतली होती हैं दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपने अपनी डाइट वो लेनी है जो एक्चुअली हेल्दी है, बिकॉज अब टाइम कम है, लोग फास्ट फूड्स पे ज़्यादा जाते हैं तो वो नहीं ले पाते डाइट प्रॉपर। फिर डेली वॉक, इवन इफ हम कहते हैं पेशेंट अगर आप पतली भी हैं तब भी डेली वॉक करें, बिकॉज ये डेली वॉक आपको अगर आज काम नहीं आएगी तो तब काम आएगी जब आप 50 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि तब तो ये बीमारी आपको आनी है, चाहे आपका वेट कम ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद आप कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ चीज़ें एक एज की डिमांड होती है, आप उसको टाइमली स्टार्ट करें। और उसके बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एनुअल मेडिकल चेकअप तो है नहीं, हम हर साल तो चेकअप कराने जाते हैं। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि आप एनुअल चेकअप के लिए जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, सीबीसी के लिए जा रहे हैं, आप अपने रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, आप अपने चेस्ट को चेक करा रहे हैं कि जी क्लियर है या नहीं है, एब्डोमेन एक्सरे करवा रहे हैं या अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पर। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे पास एक इंश्योरेंस भी कवर नहीं होती है ना, ये अनफॉर्चुनेटली। बाकी मुल्कों में इंश्योरेंस कवर हो रही है, तो जब इंश्योरेंस होती है एवरी ईयर दे गॉट द मैसेज, दे गो देयर, बट प्राइमरी टेस्ट तो करा ही सकता है ना, हर शख्स शुगर टेस्ट करवा लें हर 6 महीने में, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, आप डिसीज चेक करवा लें तो वो ज़्यादा। मैं पेशेंट से हमेशा ये कहती हूँ कि आप लॉन का एक सूट कम ले लें, अगर जो आपको मेडिकेशन दे रहे हैं प्लीज वो जरूर लें, प्लीज। वो हम बहुत जबरदस्त बात, बहुत ये नहीं करते, हम हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हम कहेंगे फूड बहुत महंगा है मैं खा नहीं सकती, मगर आप लॉन के सेल में पहुंच जाएंगे तो वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। इफ यू आर हेल्दी एवरीथिंग लुक्स। हमारे यहाँ जो रश लगा होता है ना वो रेस्टोरेंट में होगा या फिर लॉन के बेसिस पर होगा या फिर सलून्स में होगा, लेकिन आप देखिए कि जो लैब्स हैं वो आपको उस तरह से खाली खाली नजर आएंगी, क्योंकि लोग अपनी सेहत के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। लाइफ स्टाइल वो कपड़े पहन के बेहतर करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल वो खा पी कर बेहतर करना चाहते हैं, मगर अगर जान है तो जहान है ना, और अगर आप ही हेल्दी नहीं हैं, आप ही फिट नहीं हैं, तो फिर डेफिनेटली वो तमाम तर चीज़ें आपके लिए बेकार हो जाती हैं जो आप हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर तारिक मसूद साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो है ये एक इस तरह का साइलेंट किलर भी कह सकते हैं कि ये लोगों में कई कई साल तक मौजूद होता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। और सम टाइम्स अगर डॉक्टर उनको उनकी जो कहना चाहिए ना सुपरफिशियल कंडीशन देख के ऐसे ही चेक करके को पेन किलर भी दे देते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स भी उस तरफ नहीं जाते कि उनको डायबिटीज़ चेक करानी चाहिए। इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जरा सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे मौजू पे मदबू किया जी। आज असल में हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि 14 नवंबर जो है जी एक इंसानियत के जो मोहसिन हैं, जब इंसुलिन जिन्होंने दरियाफ्त किया था उनकी डेट ऑफ बर्थ है फ्रेडरिक की ना, तो उस हिसाब से हम ये एनुअल जो है डायबिटिक डे मनाते हैं। तो अब ये है कि ये सबसे बड़ा मसला होता है कि इंसान जो है, इंसान को उसका पता ही ना हो कि अंदर उसको क्या चीज़ खाई जा रही है। जो बज़ाहिर दुश्मन होता है, जो चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है तो उससे तो बंदा खौफ खाता है, लेकिन अंदर अंदर जो इंसान को खा रही है उसका पता ही, दीमक की तरह चाट रही बॉडी को, उसका पता ही नहीं। बिल्कुल। अब इसमें
डायबिटीज़ की बहुत अलामतें हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक ये है कि कुछ लोगों में कोई अलामत नहीं होती। ये बड़ा मसला। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास बाल लोग कहते हैं फर्स्ट टाइम शुगर, डॉक्टर साहब मुझे मैं तो चाय में वो ये कहते हैं चीनी भी नहीं ज़्यादा डालता है, मैं तो मेरा लाइफस्टाइल तो बड़ा एक्यूरेट बैलेंस है भाई। समझाना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कहता हूँ डायबिटीज़ को समझाने के लिए ना मैं कहता हूँ कि एक मकान है, उसकी 4 दीवारें हैं भाई, सही, उसकी 4 सुतून हैं, इमादुल अरबा। सबसे पहले जो है डायबिटीज़ जो है आपकी ग़िज़ा से शुरू होती है। अब हमारे इस साल का मौजू ये है कि डायबिटीज़ जो है आपकी जो है हर एज में आपने कैसे करना है। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 4 हैं इंसान के स्टेजेस। बचपन में हमारे साथ क्या होता है कि माएँ जो है स्कूल भेज रही हैं तो वो लंच बॉक्स क्या दे रही हैं, आप यकीन जाने वो प्रिजर्व फूड्स जो हैं लेके आती हैं। बड़ा आसान होता है, गरम किया, सो मैं नाम तो नहीं ले सकता, और दिया और बच्चे चले गए, या बिस्किट दे दिए या ऐसी चीज़ दे दी। अब ये बचपन से हमारा हो रहा है। लड़कपन में ये है हमें खेलना कूदना चाहिए। आप खुद बताएं, इतने ये गांव देहात में तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े शहर में आपको पार्क नज़र आते हैं कोई? यकीन जाने मैं औरंगी में प्रैक्टिस करता था, एक सिरे से दूसरे सिरे तक इतनी खूबसूरत दुकानें मुझे मिठाइयों की नज़र आती हैं, इतनी खूबसूरत बेकरीज की नज़र आती हैं, लेकिन मुझे पार्क 1-2 ही नज़र आते हैं। फिर वो नज़र आते हैं तो उन भी हम जैसे बुजुर्गी वॉक कर रहे होते हैं सुबह वक्त, बाकी आबाद। अब जिस कौम के पार्क आबाद होंगे तो उसकी सेहत अच्छी होगी। फिर पहला हिज़ा है, दूसरा पिलर जो है उसका जो है एक्सरसाइज है और एक्टिव लाइफस्टाइल है। अब एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल आप वक्त निकाल के बिल्कुल पार्क में जाए। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप आधा घंटे बाद थोड़ा चल लिया करें, टांगों को यूँ कर लिया करें, स्ट्रेच कर लिया करें, वो भी एक्सरसाइज में शामिल है। आपके पास टाइम नहीं है, आप हफ्ते में 1 दिन टाइम निकाल लें संडे को और एक पार्क में अपना वो कर्ज पूरा करें। तीसरा पिलर जो है वो मेडिसिन है। अब मेडिसिन लोग पहले इनकार करते हैं कि मैं कैसे खाऊं भाई, मैं कैसे खाऊंगा, मेडिसिन से इनकार करते हैं। फिर इंसुलिन पे तो बड़ी मुश्किल से राजी करना होता है। इंसुलिन तो एक ऐसा मार्कर है कि लोग तैयार ही नहीं होते। चौथा जो है फिर एजुकेशन है। एजुकेशन वो हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की, और ख़ास तौर पे मीडिया की आपकी बड़ी जिम्मेदारी कि लोगों को आगाही दें कि भाई ये इसकी बीमारी को बीमारी नहीं समझो, अपना एक स्टेटस समझ के उसको इन 4 पिलर्स पे इमादुल अरबा पे खड़ा कर दो, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस रखते हैं, खुद आप अपनी सेहत के हवाले से सीरियस हैं, तो डेफिनेटली आपकी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन काउंट करती है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस इशू पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर, और अपनी सेहत को बेहतर करना हमारे अपने हाथ में होता है, हम कितना सीरियस है। लेकिन इसके साइन एंड सिम्टम्स अभी हमने आपको बताए। डॉक्टर साहब फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन को एजुकेट करना ना इस मामले में बड़ा ज़रूरी है। एक खातून है जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, आप लोग उनको क्या सजेस्ट करते हैं लाइफस्टाइल और मेडिसिन एंड ऑल दैट? क्योंकि ये एजुकेशन ना ख़वातीन के पास होनी चाहिए कि अगर उनको डायबिटीज़ है तो उनको ख़ुद से इस चीज़ की केयर करनी है, उनको खुद से मीठा नहीं खाना है, उन्होंने खुद से देखना है कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, या क्या उनको इशू हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, खातून में डायबिटीज़ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है GDM, जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है डायबिटीज़, और ये प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली ख़त्म हो जाता है। सही। और दूसरी वो ख़वातीन होती हैं जिनको टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली यंग एज से होता है, उसमें आमतौर पे फैमिली हिस्ट्री भी हुआ करती है, और उसमें जैसे मैंने कहा कि थिन एंड लीन पेशेंट्स होते हैं। तो ये तो वो पेशेंट होते हैं जिनको शुरू से ही ट्रीटमेंट चलती है और यूजुअली इंसुलिन देना पड़ता है। सही। टाइप 2 डायबिटीज़ वो औरतें होती हैं जो एक स्पेसिफिक एज के बाद या वज़न बढ़ने से या हार्मोनल चेंजेस होने से उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली फर्स्ट स्टेप पे तो हम डाइट कंट्रोल करवाते हैं और वॉक, और फिर अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो वी टेक देम ऑन मेडिसिन। बहुत रेयर होता है कि उनको इंसुलिन चाहिए। सही। तीसरा वो ग्रुप है जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ता है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर बढ़ता है। अच्छा, अगर आपकी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ रही है तो आपके बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और इस बच्चे को शुगर हो जाए आगे लाइफ में, ये भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके शुगर पर डिपेंडेंट होता है। सही। तो कुछ चीज़ें जिस तरह प्रेगनेंसी से पहले ही वेट रिडक्शन, डाइट कंट्रोल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी को कहते हैं ना मेडिसिन, तो
तो मैंने फीमेल से हमेशा ये देखा है कि मेडिसिन नहीं लेती, वो कहती है, सब लोग कहते हैं कि एक दफ़ा अगर ली ना तुमने तो सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लें, अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करें, अगर अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मल में ले आए तो दवाई ऐसे कम हो जाएगी, ये दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम वेट की बात करते हैं, कितना रिलेटेबल है ये वेट डायबिटीज़ के साथ, इसकी कनेक्शन क्या है? देखिए, अगर एक पेशेंट अपनी बॉडी वेट में से सिर्फ 15% भी कम करती है तो उसकी जीडीएम होने के या डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हो जाते हैं अगर वो अपना वेट रिडक्शन करें। तो पहला स्टेप ये है, हम दवाई नहीं देते, हम पहले स्टेप में कहती हैं कि वेट रिड्यूस करें, डाइट कंट्रोल करें और 2 हफ्ते बाद हमारे पास वापस आए। और बहुत से लोगों का इसी में ही कंट्रोल हो जाता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बात वही है कि अपने आप को खुद से आपने ठीक करना है, मेडिसिन आपने टाइम पर लेनी है। ऐसा कोई सजेशन जो आप ख़वातीन को देना चाहेंगी, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं या जिनके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? कोई मैसेज? देखिए, एक तो रेगुलर फॉलोअप और अपने आप को अच्छी जगह पे बुक कराएं, क्योंकि जो बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है अर्ली प्रेगनेंसी में दवाओं के साथ कंट्रोल हो जाती है, दवाएं हैं, क्लोज मॉनिटरिंग है और यूजुअली कॉम्प्लिकेशन नहीं बनती है, आप नॉर्मल डिलीवरी भी आराम से करा सकती हैं। मगर अगर आप छोटे सेटअप्स में जाएंगी और छोटे सेटअप पर डॉक्टर कहेगा ब्लड शुगर कोई मसला ही नहीं है, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, और उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड में पता चलता है बच्चा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो गया है, बच्चा अबॉर्ट कराना पड़ रहा है, तो हमेशा अच्छी जगह पे आप एक तो बुक करें। दूसरा, प्रॉपर मेडिकेशन लेते रहें, बिकॉज जो प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ है वो तो प्रेगनेंसी के बाद चला जाएगा। सही, उसको प्रॉपर मेडिकेशन लेना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज के दिन की मुनासबत से आप लोगों को इन जनरल क्या मैसेज देंगे कि उनकी दिल की सेहत बेहतर रहे और वो अगर डायबिटिक हैं तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं, रह सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ का ये कि आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डायबिटीज़ होती क्यों है। बेसिकली डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। सही। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते। एक पेशेंट को मैंने ये बात समझाई, कुछ दिन के बाद वो आया तो वो मेडिसिन छोड़ चुका था। मैंने कहा आपने मेडिसिन कैसे छोड़ी? कहते मैं 10 किलोमीटर डेली चलता हूँ, आपने बताया था, मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई। अरे तो यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर डेली चलते हैं तो आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन कम हो जाएंगी, ये भी हो सकता है कि छूट जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो स्ट्रेस की वजह से भी होती है डायबिटीज? स्ट्रेस से भी होता है और लेकिन स्ट्रेस में आदमी इनएक्टिव होता है। स्ट्रेस का पेशेंट, डिप्रेशन का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप वॉक शुरू कर दें। दूसरी बात ये कि जो एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या फालिज है, ये डायबिटिक पेशेंट में अगर हो तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी के एक पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, एक पेशेंट वो है जिसे डायबिटीज़ है, उसको हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक के पेशेंट की डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत ब्लड प्रेशर के या किसी और चीज़ के। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि डायबिटिक पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह डायबिटिक अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होती है मेल के मुकाबले के अंदर। आखिर में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि वैसे तो डायबिटीज़ के डॉक्टर साहब बैठे हैं कि आजकल जो है वेट की बात हो रही है तो वेट रिडक्शन किया पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कुछ नई मेडिसिन आई हैं, GLP-1 एगोनिस्ट कहलाती है, तो ये मेडिसिन वेट कम करती है। वो लोग जो वॉक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वेट है क्योंकि घुटने भी काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं और वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए टैबलेट भी मौजूद है जो कि डेली लेनी होती है और इंजेक्शन है जो हफ्ते में इन शॉर्ट ये आप लोगों ने अपना वजन कम रखना है, फिट रहना है। मैसेज दे दीजिएगा डॉक्टर साहब। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी नज़माना साइड पर हो जाए। नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो आप मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये है कि देखें, 4 पिलर्स मैंने बताए थे ना, अगर आप चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से बचें तो पहला पिलर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर को नॉर्मल रखें और अपनी कॉम्प्लिकेशंस को चेक करके रखें और अगर कुछ हो तो उसका इलाज बर वक्त कराएं। दूसरा ये है कि आप हेसिटेट ना करें, डॉक्टर आपके भले के लिए जो देगा आपको इंशाल्लाह कोई डॉक्टर आपके मुखालिफ जिस्म की दवा नहीं देगा, आपके मुताबिक देगा इंशाल्लाह। और जो एडवाइस है वो बचपन से, चूँकि इस साल का मौजू है बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बचपन से ही परहेज़ की एहतियात की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एक जो सेहतमंद मुआशरा होगा तो फिर हमें जो है अपने
पाकिस्तानी होने के लिए एक जो है अच्छा, चूँकि इस वक्त जी तो जी बिल्कुल अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट अगर आप अपने एक घर से माशरे से फर्ज से शुरू करेंगे तो फिर एक माशरा जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर फातिमा, डॉक्टर इनाम दानिश। गिफ्ट में मिठाई ना दें, फ्रूट्स सही बिल्कुल केक वगैरह गिफ्ट ना करें। जी जी चलें जी डॉक्टर इनाम दानिश बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर तारिक मसूद और डॉक्टर सहर फातिमा हमारे शो पर आई। शो का टाइम एंड अप हो गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।